हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी रिकॉर्डिंग लाइव सब कुछ बाकायदा वैसा ही चलता है जैसा कि इंग्लिश मीडियम के चैनल पर चलता है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स मिलेंगे सर? एमपी बोर्ड है, उसके बाद यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब कंडक्टर्स की यहाँ पे बातचीत होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? चार्जेस की स्टडी जो कि रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में। तो बहुत ही नॉर्मल सा कंटेंट है, बहुत ही आरामदायक कंटेंट है। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को एक बार सही से देख लेना है। उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर कभी सवाल आ गया ना, तो तुमसे बाकायदा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, कंटेंट में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो लेक्चर अपना बना है आज का, इस लेक्चर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो थ्योरेटिकल पार्टी है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले। ये एक तरह से क्या होता है ना कि यार अपने पास कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर पे अपन ने चार्जेस को प्लेस्ड अप करके रखा हुआ है। अब उसके बाद वहां पे कैसा नेचर होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या होगा पोटेंशियल के साथ, तो ये सब बारीक बारीक बहुत महीन बातें होती हैं। इन पर डिस्कशन जो है वो शुरू होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए क्या लिखा है पहले बुलेट पॉइंट के अंदर। तो लिखा हुआ है, We have learned that a conductor is a substance that can be used to carry or conduct electric charges from one place to the other, ठीक है। अगर कंडक्टर की बात करें तो सबसे पहले इसका जो जिक्र हुआ था ना, जो मुझे ध्यान है, वो क्लास 10th की फिजिक्स में हो चुका है, ठीक है। या कुछ स्कूल्स में उसके पहले भी पढ़ा दिया जाता है 8th 7th में, ठीक है। तो जहां भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपने पढ़ के रखा हुआ है कि कंडक्टर दरअसल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से चार्जेस को बड़े आराम से मूव करवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू चार्जेस को मूव करवाने में बड़ी ज्यादा परेशानी आती है, ठीक है। इसलिए कंडक्टर को अपन यूज करते हैं एज फार एज वी आर कंसर्न फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? Conductors are such type of materials that can be used to carry or conduct electricity या इलेक्ट्रॉन चार्ज या फिर चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है। अगर आप इंसुलेटर की बात करें, अगर मैंने इंसुलेटर, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है जो कि इंसुलेटिंग सरफेस है। अगर मैंने इस इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर चार्जेस को प्लेस कर दिया, मान लिया मैंने अगर 10 चार्जेस को प्लेस करा है यहाँ पे, तो जहां मैंने प्लेस करा है वो वहीं के वहीं होके रह जाएंगे, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये आपसे बात कर रहा हूं इंसुलेटिंग सरफेस की। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा इंसुलेटिंग सरफेस की। भाई इंसुलेटिंग सरफेस मतलब इंसुलेटर की बातचीत हो रही है, और ये चार्जेस को इतने आराम से फ्लो करने देगा थोड़ी ना, तभी तो वो इंसुलेटर है। लेकिन अगर मैंने इन्हीं 10 चार्जेस को किसी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर फैला दिया, ठीक है, मान लो अगर मैंने इन्हीं 10 चार्जेस को किसी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर फैला दिया, this is the conducting surface, this is the conducting surface। अगर मैंने इन्हीं 10 चार्जेस को किसी कंडक्टिंग सरफेस पे ऐसे ही प्लेस करा, तो भाई वो कंडक्टिंग सरफेस है, वहां पे चार्जेस जो है ना वो पूरा फैल जाते हैं। वही तो मस्त बात है इसकी, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं ना वो पूरा फैल जाएंगे। तो ये आपको अंतर समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियरली आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंसुलेटिंग सरफेस पे और क्या होता है कंडक्टिंग सरफेस पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चार्जेस यहां फैल जाएंगे जब कंडक्टिंग सरफेस की बात करूंगा, और इंसुलेटिंग सरफेस पे जहां पे चार्जेस को रखा है वो वहीं के होके रह जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें लिखी हुई है बेटा?
all metals for example are good conductors of electricity because conductors contains a large number of free electrons। ठीक है, तो एक और मसला यहाँ पे आता है कि जब आप कंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो वहां पे चार्जेस का फ्लो तो बहुत शानदार होगा ही होगा, लेकिन एक और बड़ी प्यारी बात है कि कंडक्टर्स के पास अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तभी तो वो मूव करेंगे और कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। अगर मान ले अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उस न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस में है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं तो फिर कंडक्टिविटी कहां से आएगी, करंट कहां से आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका मेन फोकस कैसे इलेक्ट्रॉन्स पे होना चाहिए, आपका मेन फोकस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पे होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। आया समझ? कहने को मान ले 10,000 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जबरदस्त है तो वो थोड़ी ना न्यूक्लियस की पावर को तोड़ के बाहर आ पाएंगे और फिर वो मूव करके दिखाएंगे तुमको, है ना, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। अरे पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये समझना है कि भैया हमें चाहिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बड़े आराम से फ्लो कर सकें, बड़े आराम से मूव कर सकें, तो वो तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए हमारा मेन कंसर्न किन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। ठीक है, चलो ओके, तो ये वाली कहानी समझ में आ गई। मैं ये चाहूंगा बेटा कि जो जो स्लाइड पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आप बाकायदा नोट करते हुए चलें। मतलब इस लेक्चर को ऐसा नहीं कि तुम इस लेक्चर को ना 4 बार देख रहे हो और फिर तुम नोट्स बना रहे हो। भाई इस लेक्चर को एक बार देखो, तरीके से देखो, ईमानदारी से देखो और उसके बाद नोट्स बनाते हुए चलो। इसके अंदर सिर्फ थ्योरी वाला कॉन्टेंट है, इसलिए क्या बोल रहा हूं, इसको मिस मत करना। इसको मिस कर दोगे तुम्हारा फिर ना परसेप्शन ढीला हो जाएगा। भाई वही तो कहानी है, कौन जाकर के टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, कौन जाकर के पेचीदा सवालों को, जो घुमावदार सवाल है उनको आराम से सीधा करके सॉल्व कर देगा, ये वही कर पाएगा जिसका पूरा परसेप्शन क्लियर होगा। ठीक है, और परसेप्शन क्लियर कैसे होता है बेटा, थ्योरी में आई हुई हर बारीक से बारीक पॉइंट को समझना। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट जो है ना बहुत बारीक से बारीक पॉइंट है, अगर आप उसको उड़ाते हुए चले गए, ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, तो आप समझ जाओ कि आपको उतनी गहराई नहीं मिलने वाली इस चैप्टर की जितने उन बच्चों को मिल जाएगी जो कि थ्योरी का हर एक पॉइंट समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एक ना एक तरह से फैशन बन जाता है कि थ्योरेटिकल कितना आता है वो अलग मसला है, हमसे न्यूमेरिकल कितने सॉल्व हो रहे हैं। अरे भाई न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स देखते हैं ना तो वहां पे अगर कोई न्यूमेरिकल आया है तो ऐसा कोई एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आ जाता, वहां पे सवाल को घुमा के आपके सामने पेश किया जाता है और फिर वहां छक्का वही मारेगा भाई जिसका थ्योरेटिकल परसेप्शन बहुत क्लियर है। और वो सब कैसे क्लियर होगा यार, ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, कभी कभी आपको ये पढ़ के लग सकता है कि यार ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं क्या, अगर आपको लग रहा है पढ़े कि भाई ये चीज टफ लग रही है तो भाई इसको और ध्यान दो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ते रहो लेकिन समझ के जाओ। ठीक है, आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया, तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा। जल्दी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भैया, दिस इज ऑल डन फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे शुरू हो चुके हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, अब जरा कहानी पे ध्यान दें। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। भाई ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, क्या है रिजल्ट कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर मैं आपको याद दिलाऊं ना किसकी, सर गॉस लॉ की। ठीक है, तो हमने गॉस लॉ के अंदर एक चीज देखी थी, अगर मान ले कि मेरे पास कोई शेल है, ठीक है, मान ले मेरे पास कोई शेल है और अगर मैंने इसके ऊपर चार्जेस को डाल के रखा है, मान ले कि मेरे पास कोई शेल है और अगर मैंने इसके ऊपर चार्जेस को डाल के रखा हुआ है तो इसके अंदर अगर चेक किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इसका जो बेसिक रीजन था ना, बताऊं क्या था, देखो अगर आप गॉस लॉ पे ध्यान देंगे, तो आपको याद आएगा कि गॉस के लॉ के अनुसार किसी भी सरफेस के थ्रू अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो वो फ्लक्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंक्लोज्ड चार्ज। वो फ्लक्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंक्लोज्ड चार्ज अपॉन नीचे क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा गौर करें, अगर इसके अंदर की आप बात करें, किसी भी पॉइंट की आप बात कर लो, अगर मान लो कोई पॉइंट अगर यहां पे आ रहा होगा, ठीक है, मैं बनाऊंगा उसका गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस ने क्या चार्ज इंक्लोज करा, अरे गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं करा।
क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है ना भाई, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, तो कितना हो गया, फ्लक्स जीरो के बराबर हो गया। उसके बाद जब अपन ने फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि फाई इज इक्वल्स टू होता है ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, डीएस का मतलब क्या होता है, गॉसियन सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस एरिया जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि मुझे अगर इस वाले पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हम जो इसका गॉसियन सरफेस बनाते थे वो ऐसा बनाते थे। अगर मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हम जो गॉसियन सरफेस बनाते थे वो ऐसा बनाया करते थे। एंड गॉसियन सरफेस इज प्योरली इमेजिनरी। गॉसियन सरफेस जो है ना वो प्योरली इमेजिनरी सरफेस है। तो मेरे ख्याल से आप इस वाली बात को समझ पा रहे होंगे बहुत ही भली भांति तरीके से। तो ये रहा अपने पास गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ने क्या इंक्लोज करा भाई, कोई चार्ज इंक्लोज नहीं करा। गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं करा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फ्लक्स की जो वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ईडीएस कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। भाई डीएस तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही जो है वो जीरो के बराबर हो चुकी होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक तरह से क्या है ना बेटा, इस लेक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देखने को मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कंडक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे जरा गौर करें फर्स्ट वाले पॉइंट के अनुसार, इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सोल्युटली जीरो, ठीक है। अब इसका एक दूसरा चित्रण जो है वो आपके सामने यहाँ मौजूद है। तो मैं ये चाहूंगा पहली फुर्सत में एक काम करो ना, एक बार जरा इसको नोट कर लो, ठीक है। तो कंक्लूजन पॉइंट नंबर ए जो था ना, उसको सपोर्ट करने के लिए पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद जो वहां पे डायग्राम था ना उससे भी आपको वाकिफ करवाता हूं। तो पहले एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी जल्दी फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, चलो ओके गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, अगर नहीं दिख रही है तो लेट मी बोल्ड दिस अप फॉर यू, ठीक है। अगर आपको ये बॉडी सही से नजर नहीं आ रही हो तो मैं आपके लिए इसको हल्का सा बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी है कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखो क्या रहा है यहाँ पे। तो सपोज अ कंडक्टिंग बॉडी ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई नॉट, ठीक है। तो जो ई नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंडक्टर ने प्रोड्यूस करी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। बस इतना यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई नॉट, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फील्ड है। ये कहां पे काम करिए बेटा, ये काम करिए टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव फ्रॉम ए बी टू सी डी। तो अब यहाँ पे एक और बहुत प्यारी सी बात है जो तुमको पता हो जानी चाहिए अब तक, वो ये है कि अगर मैं नेगेटिव चार्जेस की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान देते हुए चलना बेटा। अगर मैं नेगेटिव चार्जेस की बात करता हूँ तो नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्जेस की बात करूंगा तो पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस, भाई इस बात को तुम नोट कर लो अच्छे से, मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरे से जड़ी हुई बातें बेटा एक एक, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं तो पॉजिटिव चार्जेस, अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव चार्जेस की, तो पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। सर ये अपने इससे पहले कभी देखा है क्या बेटा, तुमने क्लास मिस तो नहीं कर दी कहीं? अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर हमने ये कभी इससे पहले पढ़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ भैया क्या कर रहे हो तुम यार, जज्बात हालात क्यों पलट रहे हो तुम। ये मान लो प्लस का सोर्स चार्ज है, होते हैं सोर्स चार्जेस, मान लो ये प्लस का सोर्स चार्ज है, ठीक है। और मान लो यहीं पे ये वाला जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव का सोर्स चार्ज है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम कर रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं, सुनते हुए चलना। ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम कर रही हैं वो प्लस से निकल रही है और माइनस के अंदर जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात हमको यहाँ तक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था बेटा कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करेगा, ठीक है। सुनते हुए चलना। जैसे मान ले कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज,
दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहीं पे मैं ले लेता हूं किसी एक चार्ज को विच इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। तो आप सब लोग जानते हैं अब क्या होगा इसके साथ, आप सब लोग जानते हैं क्या होगा इसके साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां काम कर गई, अब ये प्लस वाला है, तो भाई प्लस ने प्लस को रिपेल करा और माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट करा, तो इस पे फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स काम कर जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप ध्यान देंगे बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रॉन को ना प्लस से मिलेगा अट्रैक्शन, ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स काम करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। तो भाई काम करो ना यार, नेगेटिव चार्ज का फंडा और पॉजिटिव चार्जेस के मोशन का फंडा एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वो कंडक्टिंग बॉडी वाला एग्जांपल जो है दिमाग में आपके बिल्कुल सेट करवा देंगे। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव फ्रॉम ए बी टू सी डी। भाई अपने पास एक कनेक्टिंग बॉडी थी, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको क्या कि मालूम होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई सोर्स होगा पॉजिटिव का, ये दिख रहा है, ठीक है। और सामने कोई सोर्स होगा नेगेटिव का, ये दिख रहा है। यहां पे कोई सोर्स होगा नेगेटिव का, तो भाई साहब ये वाला सोर्स है प्लस का, ये वाला सोर्स है माइनस का, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम कर रही हैं, प्लस से निकल रही हैं और माइनस की तरफ जा रही हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा जो है वो आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर अप हो चुका होगा, ठीक है। अब देख क्या हुआ भाई, जब यहाँ पे प्लस का सोर्स रखा है, अब ये तेरे पास कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाकर के चिपकने का ट्राई करेंगे पॉजिटिव वाले सोर्स में, और इसके जो भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके नेगेटिव वाले सोर्स में, ठीक है। बट मैं तो क्या बोलता हूं ना कि तुम पॉजिटिव चार्जेस के मोशन पे ध्यान मत दो भाई। सबसे फ्री कौन है, सबसे एकदम ही फ्री कौन है भैया, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका फोकस कहां पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब ये ठहरा पॉजिटिव वाला साइड, वो ठहरा नेगेटिव वाला साइड, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल पॉजिटिव से खाएंगे अट्रैक्शन, तो यहां मूव करने का ट्राई करेंगे। और सोने पे सुहागा, जो पीछे नेगेटिव वाला सोर्स है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का भी देगा कि चल रहे हैं लेफ्ट में जा, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर पाएंगे कन्वीनियंटली, वो दरअसल सारे नहीं बोल रहा भाई, सारे नहीं, माफ करो, सारे के सारे नहीं हो पाएंगे भाई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ए बी वाले साइड से निकल करके सी डी वाले साइड में जाकर के धीरे धीरे हल्के हल्के डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो वही तो लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव फ्रॉम ए बी साइड टू द सी डी साइड, ठीक है। ए बी वाले साइड से निकले हैं और सी डी वाले साइड की तरफ जा रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के तौर पे एज अ रिजल्ट सम नेट नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन सी डी, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज जो है ना दैट विल अपीयर ऑन सी डी वाला साइड, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के डिपॉजिट हो गए हैं। और भाई अगर जैसे मान ले अगर ए बी वाले साइड से 10 इलेक्ट्रॉन लापता है, ठीक है, मान लो अगर ए बी वाले साइड से 10 इलेक्ट्रॉन्स लापता है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां मिले बेटा, सी डी वाले इलाके में मिले। तो यहाँ पे सी डी वाले के पास नेट चार्ज जो है वो 10e का आ जाएगा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10e का आएगा चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए बी वाले साइड में डेफिशिएंसी हो गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ए बी वाले साइड पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 10p का चार्ज, और सी डी वाले साइड पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 10e का चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। तो एज अ रिजल्ट सम नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन सीडी, और उतने ही अमाउंट का इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन एबी, और इन चार्जेस को कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। इनको हम स्वयं जाकर के एक एक करके बकायदा एकदम बगिया में जैसे फूल चुनते हैं ना, वैसे हम चुन करके उसको वहां पे पटक के नहीं आए हैं, ठीक है। हमने बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मार दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो उचक के सीडी वाले साइड पे आ गया।
गया और वहां पे बन गया पॉजिटिविटी। तो अब ये जो चार्जिंग हुई ना यहाँ पे, दिस CD वाला साइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और दिस AB वाला साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इसे कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन या फिर इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि नेगेटिव चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड। इसको भाई तुम भी नोट करते हुए चलना। ठीक है, क्या है सर वो पॉइंट, क्या है कि नेगेटिव चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड कौन से वाले साइड पे, नेगेटिव चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उचक के कहां पे आ गए अपने पास, CD वाले साइड पे, तो नेगेटिव चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन साइड CD। क्या बात है भाई, बस किसी की नजर ना लगे तुम्हें, क्या बात। ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर ऑन द साइड AB। इट्स एज सिंपल एज दैट। लिख लें अपन इस चीज को, पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर या विल बी इंड्यूस्ड, बिकॉज मेरे को यहाँ पे इंडक्शन के बारे में खास तौर से क्या जोर देना है इस बारे में। ठीक है, तो इंडक्शन तो यहाँ पे हो रहा है और ये इंड्यूस हो जाएगा ऑन द साइड, विच साइड बेटा, AB वाला साइड। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इस जरा इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें कहानी में और भी ज्यादा डेप्थ में लेके चलता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चलो चलो, तो यहाँ पे जो E0 था बेटा, दैट वॉज द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बहुत ही प्यारी बात सुनना। ठीक है, देख क्या हो गया यहाँ पे आ गए कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे रह गए कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और जैसे कि हम लोग को पूरा बकायदा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो प्लस सोर्स से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव सोर्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो कायदे से ये जो E0 था, दिस वाज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, हाँ की ना। ठीक है, अब देख क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या है कि अब ना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उचक के यहाँ पहुंच गए, तो जहां आ गए इलेक्ट्रॉन वहां पे चार्ज क्या आ गया बेटा, नेगेटिव का। और इस तरफ वाले इलाके में चार्ज कौन सा था बेटा, इस तरफ के इलाके में चार्ज था पॉजिटिव का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, वो प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोला, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने E सबस्क्रिप्ट P से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं बेटा, EP is the induced electric field. EP is the induced electric field. It's as simple as that. ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ये पूरा बना के रखा है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी भाई, इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर होंगे ना कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है और जो अप्लाइड है वो बराबर ना हो जाए। बिकॉज एक बड़ी प्यारी सी बात है बेटा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऑन द राइट हैंड साइड, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ आ रही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जिसका मतलब क्या होता है कि अप्लाइड और इंड्यूस्ड दोनों का डायरेक्शन जो है वो बकायदा ऑपोजिट है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। क्या बात है, जबरदस्त। चलो अब अपने दिलो दिमाग में डायग्राम एकदम सेट कर लेना। ठीक है, डायग्राम सर कौन सा वाला, जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। और मैं तो क्या बोलता हूँ भाई, कॉपी किताब लेके अगर बैठे होगे ना तो तरीके से नोट भी करते हुए चलो। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठे हो ना, तरीके से नोट भी करते हुए चलो, तभी आएगा मजा। ठीक है, और ये तो सब खैस की पूरी थ्योरी वाला पार्ट था, मेन था ये डायग्राम, वो भी आपके दिमाग में सटीक तरह से बैठ गया होगा। तो प्लस का सोर्स था, माइनस वाला सोर्स था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे रख दी, इलेक्ट्रॉन उचक करके इस तरफ आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन उचक करके यहां पे आ गए तो ये वाला साइड कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, और ये वाला साइड कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। टक करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन याद रखना कि ऐसे ही टक करके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही बचपन में ही प्रोड्यूस हो चुकी थी राइट हैंड साइड में। दोनों का डायरेक्शन ऐसे सट करके ऑपोजिट, अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस फील्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसमें इंड्यूस चार्जेस का भी जिक्र हो गया था, मेरे ख्याल से आप उस बात को भी समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी EP विच अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम AB टू CD। भाई AB टू CD में जो फ्लो है उसको रोक रहा है क्या, ये जरा गौर करो भाई। इंड्यूस फील्ड कहाँ है, इस तरफ आ चुकी है, इस बात को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंड्यूस फील्ड कहाँ जा रही है बेटा, लेफ्ट में जा रही है, और लेफ्ट में ही इलेक्ट्रॉन भी जा रहा था। अगर तुम्हें याद है तो ध्यान देना बेटा, अगर तुम्हें याद है तो इंड्यूस फील्ड कहाँ पे आ गई है, लेफ्ट में आ गई है। ठीक है, और लेफ्ट
में ही इलेक्ट्रॉन भी जाने का ट्राई कर रहा था और वहीं दबोच लेगा इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कभी भी कोई नेगेटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज देखा तो उसको लात मार देना पीछे की तरफ, बिकॉज वही कहानी होती है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पड़ जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पड़ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। अब अगर इलेक्ट्रॉन ना अगर हल्का सा भी दुबक के भी ट्राई करे ना इधर आने का, अगर इलेक्ट्रॉन हल्का सा भी दुबक के ट्राई करे इधर आने का, तो वहीं उसको दबोच लेगा कौन? ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपने साथ तो मूव करने देगा नहीं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस वाला है ना उसके डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, अजी कभी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के इस तरफ जाने की जो मोशन है ना उसको फिर मिल जाएगा रिटार्डेशन, उसको हैम्परिंग मिल जाएगी। कौन कर रहा है उसको हैम्पर? उसको हैम्पर कर रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आया समझ बेटा, ये वाला फंडा दिमाग में सुप्रीम क्लियर हो गया है। अब उसके बाद क्या लिखा है? दे प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी ईपी है, विच अपोजेस, भाई ये अपोज कर रहा है, इस बात को लिख लो अभी के अभी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर रहा है, वो बात तो एकदम लिखित में तय है, फ्रॉम ए बी टू सी डी वाला साइड। ठीक है, द फ्लो देयरफॉर स्टॉप्स, अगर भाई आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सहायता कर ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में, तो अब इलेक्ट्रॉन बेचारे छोटे से पार्टिकल वो कहां मूव कर पाएंगे? तो इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुक जाएगा और स्टॉप्स एज सून एज, जैसे ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी के, बस वहां पे पूरा खेल खत्म। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज हुआ क्या था ना बेटा, हुआ ये था कि जब तक ऐसा था कि एक्सटर्नल फील्ड बहुत तेज चल रही थी, ठीक है, और इंड्यूस फील्ड क्या बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी कौन डोमिनेट मारा? एक्सटर्नल फील्ड डोमिनेट मारा। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड राइट में है तो इलेक्ट्रॉन पक्की बात है कहां भागेगा? लेफ्ट में भागेगा, मतलब ए बी से कहां भागेगा? सी डी भागेगा। लेकिन जैसे जैसे इंड्यूस फील्ड की पावर बढ़ी, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या है कि ना 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 अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा पाएगा। तो जैसे इंड्यूस फील्ड की पावर बढ़ना शुरू हो गई, जैसे इंड्यूस फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई, तब इलेक्ट्रॉन को समझ में आया कि उसके लिए ए बी से लेकर के सी डी तक का जो रास्ता है ना वो तय करना कितना मुश्किल होने वाला है। और जैसे ही इंड्यूस्ड फील्ड मतलब ईपी की जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो गई, तो वहीं के वहीं पे खट करके इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो पूरा बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वही लिखा हुआ है therefore it stops as soon as induced इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी becomes equals to E नॉट, का मतलब क्या होता है? आउटर या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, एज द अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आर इक्वल, जैसे ही ये ई नॉट मतलब एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अरे भैया जितनी फील्ड इस तरफ थी ई नॉट सराउंडिंग वाली, आउटर वाली, अगर उतनी इंड्यूस के बराबर हो गई है तो नेट फील्ड कहां बचने वाला भाई? नेट फील्ड कुछ नहीं बचने वाला, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेंचुअली वो कर देती है जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये था अपना ए वाला कंक्लूजन। अब आते हैं इसके बी वाले कंक्लूजन पॉइंट के ऊपर। द इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। ठीक है, ये कंक्लूजन है बेटा। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो इंटीरियर होता है ना, दिस कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, इसके पास कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। दिस कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, कौन से कंडीशन में बेटा? स्टैटिक सिचुएशन में, स्टैटिक कंडीशन में। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो स्टैटिक सिचुएशन में किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में कोई भी एक्सेसिव चार्ज बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेट अस कंसीडर एनी आर्बिट्ररी वॉल्यूम। एक काम करेंगे, यहाँ पे अपन एक कंसिडर कर लेंगे एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम V इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर ऑन द क्लोज सरफेस S बाउंडिंग दिस वॉल्यूम एलिमेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात जीरो है, कंडक्टर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। ठीक है, कंडक्टर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर हो जाती है, जो कि हम लोग बाकायदा गॉस लॉ के सहारे से भी देख चुके थे। ठीक है, तो बाय गॉस थ्योरम देयर इज नो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है
फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो हो चुकी है तो बेटा जरा गौर करना, अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है ना तो फ्लक्स जो होता है ना वो होता है इंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है ना तो देयरफॉर पक्की सी बात है कि जो इंक्लोज चार्ज है क्यू डैश, इसकी भी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जीरो के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक काम करेंगे, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्या है कंक्लूजन कि किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर पे कोई भी स्टैटिक कंडीशन में नेट चार्ज बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले। बेटा ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार, आगे बढ़े। अब आते हैं इसके सी वाले पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। मतलब यार कहानी क्या होती है ना, अगर आपको याद में दिलाऊं तो एक पॉजिटिव चार्ज अगर है तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये तो अपन देख चुके थे ना। ठीक है, ये अपन देख चुके थे। अगर एक पॉजिटिव का चार्ज है तुम्हारे पास तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं रेडियली आउटवर्ड्स। अगर ये प्लस का चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चले जाती हैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे आउटवर्ड्स करके। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वहीं नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पक्का मतलब जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस के साथ वो बन जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या होती है बेटा, एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, दूसरा फंडा क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर होता है। तो अब एरिया वेक्टर में खास बात क्या होती है ना कि एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी गिवन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकल जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होगा वो किसी भी गिवन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकल जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जरा गौर करें, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास कोई गिवन सरफेस एरिया है। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास कोई गिवन सरफेस एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो निकल जाएगा ऐसे टक करके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो वो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स और जो एरिया वेक्टर है वो भी कैसे जा रहा होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो उस हिसाब से जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और सरफेस के बीच में, ठीक है, किसके बीच में बेटा, सरफेस के बीच में, तो वहां जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी सिंपल सी कहानी होती है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वंस द चार्जेस ऑन अ कंडक्टर आर रीअरेंज्ड। ठीक है भाई, कंडक्टर पे ही ऐसा होता है। अगर आपने कंडक्टिंग सरफेस पे चार्जेस को डाल दिया ना तो वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी इंसुलेटिंग सरफेस पे ऐसा काम करके रखा हुआ है तो इंसुलेटिंग सरफेस पे चार्जेस यहाँ से वहां नहीं हो सकते, वो जहां पड़े हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहां पे बेटा, इंसुलेटर्स में ऐसा होता है। ठीक है, बट नाउ वी आर कंसर्न फॉर कंडक्टर्स, तो वहां पे तो चार्जेस का ना रीअरेंजमेंट बकायदा से होता रहता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप। इस कंडीशन में क्या होता है, अच्छा एक बार रीअरेंज हो गए तो उसके बाद चार्जेस का फ्लो जो है वो बकायदा रुक जाता है। ठीक है, देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी 0। भाई यार अब जैसे मान ली यहाँ पे मैं अगर पूछूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ना वो टेंजेंट के अबाउट क्या होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, तो भाई बड़ी ही सिंपल सी बात है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब इसका अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है टेंजेंट के अबाउट कुछ इस तरह। ठीक है, ये है तुम्हारे पास मान लो कोई टेंजेंट, ये है मान लो तुम्हारे पास क्या बेटा, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के अबाउट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये जो एंगल है वो कितना आ जाएगा बेटा, एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इस वेक्टर ई को रिजॉल्व भी तो करना है, तो बस एंगल पूछो और कॉस चिपकाओ। इस वेक्टर ई को रिजॉल्व भी तो करना है, तो बस ई को जब यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो एंगल पूछेंगे, कॉस चिपकाएंगे, तो ये हो जाएगा ई कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट है अलोंग द टेंजेंट दैट इज नथिंग बट 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे
3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ई कॉस थीटा जो है ना, जो मैंने बताया था आपको कि जब टेंजेंट के अलोंग जब निकालना ही है, जब टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिजॉल्व करना ही है, तो क्या करेंगे, एंगल पूछो और कॉस चिपकाओ। वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का ना मेरे एक बहुत ही प्यारा फंडा होता है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना हो, जहां रिजॉल्व करना है, उसके बीच का एंगल पूछो और कॉस चिपका दो। अगर आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का पूरा फंडा और भी डेप्थ में देखना है तो क्लास 11th के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम का वीडियो, या सर्च कर लो यूट्यूब पे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय प्रतीक सर मैग्नेट ब्रेन्स, तो वहां पे आपको मिल जाएगा वही सटीक वीडियो जहां पे एंगल पूछो कॉस चिपकाओ का पूरा फंडा आपके लिए बाकायदा क्लियर करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ई कॉस थीटा बिकम जीरो। अब होता है क्या ना, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है भाई, आप समझ रहे हैं मेरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सटीक तरह से काम कहाँ गई, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम कर ही रही है ना। अब वो किस एंगल पे काम कर रही है वो एक अलग मसला है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड काम तो कर ही रही है, तो मतलब ई की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती। अब इसका मतलब अगर ई कॉस थीटा जीरो है, बिकॉज हमने चीज चेक कर ली कि भैया टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो तो जीरो के बराबर है। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो के बराबर है और ई तो जीरो के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब पक्की बात है कि ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू ही जीरो हो गई होगी। देयरफॉर ये बात तो पक्की हो गई है कि देयरफॉर कॉस थीटा जो है वो जीरो के बराबर हो चुका होगा। देयरफॉर थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो चुका होगा। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब जरा इसको अपन निपटाते हैं यहाँ से, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी है आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपना सी वाला कंक्लूजन हो चुका है, बिल्कुल डन डन। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको ना इस वाले पॉइंट पे लेके आऊँगा कि कैसे होता है ये कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा, पहली बात तो ये है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी गॉस लॉ के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद पोटेंशियल उसकी वजह से कैसे कांस्टेंट हो गया, दोनों में क्या रिलेशन है, उन चीज़ों को मैं बाकायदा आपके सामने पूरा प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहले आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में और डेप्थ में आपको लेके चलते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो भाई, ये अपना पूरा दिमाग में क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जरा हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, ये बात तो हम लोग फिगर आउट कर चुके थे। अब आते हैं डी वाले पॉइंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। ये कंक्लूजन है बेटा, ये कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, अब सर इसका पूरी कहानी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस पूरी कहानी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, अगर आप किसी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो आपको पता है कि अंदर हर पॉइंट पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, जीरो। अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो आप एक बात जानते हैं क्या, अच्छा एक बात तो सुनो, कंक्लूजन क्या बोल रहा है इसका, कंक्लूजन इसका ये बोल रहा है, कंक्लूजन इसका ये बोल रहा है कि भाई जितना पोटेंशियल ए वाले पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल बी वाले पॉइंट पर है, उतना ही पोटेंशियल पी वाले पॉइंट पे है, उतना ही पोटेंशियल जेड वाले पॉइंट पे है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए is equals to potential at point B is equals to potential at point P is equals to potential at point Z। और सर ये पोटेंशियल जब सबका बराबर है तो किस वैल्यू के बराबर है, तो आप बोलेंगे सबका पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो पोटेंशियल ऑन द सरफेस आता है। सब पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली वही होती है, सब पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली वही होती है जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है सरफेस के ऊपर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये वाली कहानी। अच्छा, एक और चीज, ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, पी का पोटेंशियल, जेड का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आपको ये वाला कंटेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा मैं इस चीज को ना हल्का सा और इलैबोरेट कर देता हूं आप लोग के लिए, ताकि कहानी आप लोग को बहुत ही जबरदस्त तरह से पल्ले पड़े। आ जाओ भाई, ये मेरे पास मान लो अपन ने लिया कंडक्टर। ठीक है, तो इसके पास चार्जेस तो होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो भी चार्जेस है ना वो है भैया पॉजिटिव के, हालांकि वो चार्जेस किसी के भी हो सकते हैं, बट हमने मान लिया कि वो जो चार्जेस हैं वो है पॉजिटिव के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है ना कि ये चीज़ हमने नोट लेके रखी हुई है कि अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने गॉस लॉ के अंदर भी डिराइव कर लिया था कि इनसाइड द कंडक्टर
ये बात तो हम लोगों ने नोट डाउन कर ली थी। इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तो कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्तेदारी होती है। अब सर वो क्या होती है रिश्तेदारी? तो वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ डीवी ओवर डी आर। अब जरा गौर करना कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज जीरो, तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा कि भैया डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है, इसका मतलब डीवी बाई डी आर की वैल्यू जीरो है। और अगर डीवी बाई डी आर जीरो है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो जीरो के बराबर है। और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो गया, फिर से बोलता हूं मैं, अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसका मतलब वो चीज हो चुकी है बाकायदा कांस्टेंट। बूझे? चमका कुछ? अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन हो गया है जीरो, तो उसका वो जो पर्टिकुलर चीज है, वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, वो हो चुकी है कांस्टेंट। वही केस यहां पे हो रहा है, वही मसला यहां पे हो रहा है। अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ चुका है? जीरो आ चुका है। अब अगर अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? देखो पता है, मान ले फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां देखा तो पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो मैं अगर अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की बात करूं, ठीक है, अगर सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो मैं अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने की बात करूं, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट के बराबर ही आने वाला है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट के बराबर ही आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी यहां समझने वाली। समझ गए इस पूरी बात को? तो इतना बस दिमाग में रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई है जीरो, तो पोटेंशियल हो चुका है कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले आप, ठीक है। जल्दी करेंगे बेटा, फुर्ती में जल्दी करेंगे, फुर्ती में इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा। चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। चलें भैया, तो ये अपने पास था डी वाला पॉइंट। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। भाई तो कोई वर्क भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप किसी चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यहां पे आपको वर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज एज वी नो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज एज वी नो कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने अभी एक चीज फिगर आउट करी है कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, देयरफॉर पोटेंशियल कांस्टेंट था। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो देयरफॉर पोटेंशियल कांस्टेंट था। और पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग पूरा फंडा जो है वो बेहतरीन तरह से समझ गए होंगे। तो अब जरा इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। स्लाइड पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, तुरंत से पहले फुर्ती में। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा शानदार। तो ये मेरे ख्याल से this is the reason because of which the electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor। क्या है रीजन? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जीरो होना, दैट इज द ओनली रीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में ये वाला फंडा। अब आते हैं अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर। सर व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? ठीक है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अब हम एक बात जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो तो होती है जीरो। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड्स, अगर हम किसी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को बचाना चाहते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इंक्लोज देम इन हॉलो कंडक्टर्स। तो अगर हमने किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर एक बहुत ही प्रेशियस, एक बहुत ही डेलिकेट हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बचाना चाहते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम उस डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को डाल देंगे किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर। अब गिवन दैट कि हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होती है, तो अब वो जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका सामना नहीं हो पाएगा इतनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने उसको शील्ड कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाएगा इसको, ठीक है। सच हॉलो कंडक्टर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज फैराडे केजेस, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट। तो सच हॉलो कंडक्टर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज फैराडे केजेस। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, और फैराडे केज जो बनाया गया था ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। साइंटिस्ट का नाम माइकल फैराडे। दे नीड नॉट बी अर्थ, ठीक है, उनको अर्थिंग नहीं करनी पड़ती है। इन अ थंडरस्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटिंग इट इज सेफर टू बी इनसाइड अ कार, ठीक है, कार के अंदर हो, बिकॉज वो हॉलो कंडक्टर बन गया ना भाई। कार के अंदर अगर आप गए, कार की कैसी बॉडी होती है, मेटालिक बॉडी होती है, तो मेटालिक बॉडी के अंदर बेसिकली आप कैविटी में ही तो हो, ठीक है, हॉलो ही तो है वो अंदर से। अब तुम सीट वगैरह को गिनना मत शुरू कर देना, ठीक है, दैट इज बेसिकली हॉलो, अगर ऐसा मान लिया जाए उसको तो एक कैविटी वहां पे क्रिएट हो गई है, और किसी भी कंडक्टिंग कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो देयरफॉर आप उस इलेक्ट्रोस्टैटिक से बच जाएंगे, आपकी शील्डिंग हो जाएगी वहां पे, ठीक है। ओके, इतनी बात पूरी समझ में आ गई। तो बस के नहीं, मतलब क्या बोलते हैं वो छतरी, क्या बोलते हैं ये अपने पास, ये क्या है, ट्री, ठीक है। तो ट्री के नीचे बैठना, उससे बेटर ये है कि भाई साहब एक काम करें, एक कार को पकड़ें, उसके अंदर घुस जाएं आप, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी बाकायदा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, the metallic body of the car or bus provides electrostatic shielding from the lightning. The fundamental fact is that electric field inside a cavity is zero. भाई मैं कह रहा था कि कैविटी के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है। तो किसी भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को, या अगर तुम्हें खुद को ही बचाना हो, तो आप एक किसी कैविटी के अंदर घुस जाए, किसी हॉलो कंडक्टिंग कैविटी के अंदर घुस जाए, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं आती, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे होती है 0। एंड शेप, अच्छा ओके, वॉट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द cavity and whatever be the charge on the conductor, the external fields in which it might be placed, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड तो कुछ भी होगी, लेकिन कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। therefore whatever be the charge and field configuration outside any cavity in a conductor remains protected from outside electric field का influence, ठीक है। सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं चाहूंगा आप इस पूरी कहानी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें यार, ठीक है, एक बार इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जो ये वाली कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बेहतरीन तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, इस वीडियो को देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सबको बताओ कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल में फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं, एक बार जरा सब चेक कर लें, और क्या धमाकेदार चीजें आने वाली हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ भी आपका फीडबैक होता है तो आप उसको बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर फीडबैक पे काम करने लायक कुछ लगा तो बिल्कुल काम किया जाएगा, उसको लेकर के आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। तो क्लास करते हैं हम यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। इसका मतलब ये है कि जितनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के चैनल पे चल रही है, उतनी ही पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे भी चल रही है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो घबराइए मत, जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे हर एक लेक्चर्स में अपडेटेड रहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और उसके बाद वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।